ओके सो दिस इज द, आज हम ओम्स लॉ के बाद किरचॉफ्स लॉ भी स्टार्ट करेंगे। चलो ये क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी बताओ इसका आंसर एंड टेल मी एवरीवन इन द कमेंट बॉक्स। ये रहा पोल, पोल हटाता हूं मैं आपसे पूछ रहा हूँ कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि मुझे नाम भी पता चले कि कौन है जो देने वाला है, कौन नहीं देने। Such a easy problem which we discussed in the last class. पोटेंशियल डिफरेंस, ये किसी सर्किट का एक पार्ट है जिसमें करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है, करंट इज 1 एम्पियर एंड इट इज आस्किंग व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। वी ए माइनस वी बताना है आपको। जल्दी जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा। What is the answer which you are getting? ऑप्शन बताओ बेटा, 1 2 3 4 ABCD, जो भी कहना कह दो। ओके ठीक है, मैं नाम पढ़ता यार, राधिका, कशिशता की मुझे याद है, दीपिका का भी आ गया यार। 50 लोग हो, 50 से ज्यादा लोग हैं। अब यहीं से पता चल जाएगा कितना आपने लास्ट क्लास को पढ़ा था। बहुत ही सिंपल चीज है। अर्शिया, अनीश, विमन, दीक्षांत, ओके, कम ही लोगों ने आंसर दिया अभी। स्टिल चित्रांश का भी आंसर आ गया, मानसी ठाकुर का भी आ गया। ठीक है, आप नाम मैं पढ़ रहा हूँ बेटा, डोंट वरी, मेरे को सब नाम याद हो जाता है, 2 बार देखता हूँ नाम याद हो जाता है। ठीक है, ओके वेरी गुड, बहुत ज्यादा टाइम दे दिया मैंने। तो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। इन द, देखो याद है ओम्स लॉ क्या होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीजेस, याद है? यस सर। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ ए से बी की तरफ, तो ए से चलता हूँ, ए से मैंने पोटेंशियल लिया और इधर आया, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो वी ए से स्टार्ट करूंगा मैं, वी ए माइनस आई आर, कितना 2 इंटू 1 2। ओके, फिर बैटरी आ गई, बैटरी से नीचे गया, -3 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे सीरीज में करंट क्या होगा, सेम 2 एम्पियर का, -2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू वी बी। यह आ गया 3 2 5, हाउ मच, सॉरी करंट 2 एम्पियर है ना, सॉरी सॉरी मैंने 1 एम्पियर ले लिया, करंट 2 एम्पियर है तो मैंने इसको गलती से 1 एम्पियर ले लिया। तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, -2 1 जा 2, तो 4 3 7 तो वी ए माइनस 9 इज इक्वल टू वी बी। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, वी ए माइनस वी बी, हाउ मच, +9 वोल्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत आसान क्वेश्चन था, मजेदार आसान क्वेश्चन। यस सर। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो आप याद रखिएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल को माइनस करना है, ड्रॉप करना है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल को राइज करना है। ठीक है, ओम्स लॉ भी बेटा हमने डिस्कस कर लिया है। व्हाट इज दैट, V इज इक्वल टू आई आर। क्या हो गया यार इसको, हमें ऑडिबल? यस सर। मेरे स्क्रीन को क्या हो गया अचानक से? ये हेलो सर। सर चले गए हैं भाई। ओ ब्रो। मैं वापस आ गया। यस ये Yes, अचानक से, तो कौन होस्ट बन गया? ओके थैंक यू सर मानसी। मानसी। ओके ठीक है, वापस मैं होस्ट बन गया, मेहमान आप लोग मेहमान है, मैं होस्ट हूँ। ठीक है, चलो चलो बिना टाइम वेस्ट किए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, ये स्लाइड भी कहाँ गायब हो गई? 1 मिनट बेटा बस।
ठीक है, ओके चलिए। तो हमने ये क्वेश्चन देख लिया, उसके बाद आप जरा ये स्क्रीन को देखिए। ठीक है, सब कुछ सही चलने लगा क्या? वापस जल्दी बताओ। Yes, चलिए अब देखिए बेटा, Yes, हमने sir. ओम्स लॉ डिस्कस किया था। ओम्स लॉ में क्या था कि V इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू I इंटू आर हमने देखा था। अच्छा, एक और फॉर्मूला हमने निकाला था रेजिस्टेंस का, आपने इसको R इज इक्वल टू कुछ और फॉर्मूले निकाले थे क्या लास्ट क्लास में? V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला आपने एक ओम्स लॉ कॉम्प्लेक्स टर्म में निकाला था। कैन यू टेल मी दैट? V इज इक्वल टू ml अपॉन a n e स्क्वायर टाउ इनटू r टू I, ऐसा निकाला था क्या? और इस वाले टर्म को क्या बोला था मैंने? R। सो R की वैल्यू मुझे मिल गई थी ml अपॉन a n e स्क्वायर टाइ। जरा चेक करो अपने नोट्स को, यही था क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। अब यहाँ से मैंने लास्ट में जो डिस्कशन खत्म हुआ था वो ये था कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन था। सॉरी मसली, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो एन बढ़ेगा, एन बढ़ने से रेजिस्टेंस घटेगा, और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो टाउ घटेगा, बिकॉज स्पीड बढ़ जाएगी तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? कम, और टाउ कम होने से रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो एक फैक्टर रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा था, एक फैक्टर रेजिस्टेंस को घटा रहा था। तो फाइनली कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है? जल्दी बताइए मुझे, विच फैक्टर डोमिनेट? And अरे नहीं नहीं नहीं, कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था ना, Nature डिपेंड of करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। वेरी गुड। अगर कंडक्टर है, Nature of material. अगर कंडक्टर है बेटा, तो कंडक्टर के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप कंडक्टर के अंदर क्या मान सकते हैं? एन जो है वो लगभग कांस्टेंट होता है क्या? इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। एन के अंदर ऑलमोस्ट क्या होगा? कांस्टेंट। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि आपके पास 10 करोड़ रुपया है, मैं उसमें आपको 1000 रुपए दे दूं, आपके अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से कौन वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा? टाउ क्या होगा? डिक्रीज। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज। याद रखिएगा, कंडक्टर के लिए क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज। और सेमीकंडक्टर लेंगे हम, सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन कम होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल लिया था, मान लो तुम्हारे पास 1000 रुपए है और मैंने आपको 500 रुपए और दे दिया, मौज हो जाएगी आपकी? Yes, sir. ओके, तो इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है? एन इज सिग्निफिकेंट। एन जो है वो सिग्निफिकेंट होता है। तो इसमें जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो कौन होता है? नंबर ऑफ रेट, सिग्निफिकेंट Number. Yes. ओके। तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया, एन बढ़ा, एन बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो गया? डिक्रीज। तो इन अ सेमीकंडक्टर टेम्परेचर इंक्रीजेस तो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, इन अ कंडक्टर टेम्परेचर इंक्रीजेस तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। Decrease. ठीक है, ओके, याद रहेगा ये सब? Yes, sir. ओके ठीक है। तो Yes, चलिए मैं sir. आपको दिखाता हूँ रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे और डिपेंड करता है। 10th क्लास में आपने ऐसा कुछ देखा होगा, R इज इक्वल टू, अच्छा एक बात और आपसे देखिए, थर्मल स्पीड हमने, चलिए इसको बाद में देखता हूँ मैं। तो R का जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बेटा है, R का एक फॉर्मूला ये भी होता है क्या? R इज इक्वल टू रो एल Rho अपॉन ए। L by 10th क्लास का फॉर्मूला याद है? ठीक है, Yes, बहुत आसान है। Yes, sir. अच्छा, रो क्या होता है? अच्छा आप इसको आज के दिन resistivity. आपने रेजिस्टिविटी, R क्या, रो होता है resistivity। Resistivity. तो ये R था ml अपॉन a n e स्क्वायर टाउ। इसको मैं लिख सकता हूँ L बाई a इंटू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। तो मैं इसको रो मान सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो रो Yes, जो sir. हो गया बेटा, याद रखना ये बोर्ड पॉइंट ऑफ और कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेजिस्टिविटी में एल और ए का टर्म नहीं आता, तो आपने ये बोला था कि जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी वो किस पे डिपेंड करता है बेटा? नेचर ऑफ मटेरियल पे, एन पे, और टेम्परेचर पे, टाउ पे। ठीक है, Temperature. लेकिन लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। नहीं ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। याद रखिएगा, ये सारा पॉइंट नोट करिए। रेजिस्टिविटी, Yes, sir. एक मिनट बेटा, आई एम जस्ट कमिंग, समवन इज नॉकिंग। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे, ना कि लेंथ और एरिया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमारे पास, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? 4 फैक्टर्स पे। ये 10th क्लास का नॉलेज है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया, मटेरियल किसका बना हुआ है, और टेम्परेचर। टेम्परेचर मैंने दिखा दिया, टेम्परेचर। और जो आपके पास दिस वन रेजिस्टिविटी रो, इट डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल, यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है।
और दूसरा किस पे डिपेंड temperature. करता है, रिलैक्सेशन टाइम विच आई कैन सो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। ठीक है, Yes, sir. ओके चलिए अब आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ जो जेईई मेंस में पूछा Sir, गया एक है। मिनट रुको, एक मिनट रुको। इट्स सो इजी प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं है बेटा इसमें। R इक्वल टू रो L बाई ए पे क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए जरा। अब एक क्वेश्चन में जरा एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर जरा। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, बहुत आसान क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक पे पूछा गया है। Conducting wire of length L and area of cross section A and resistivity rho is connected between the terminals of a battery. बैटरी से लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। A potential difference B is applied between the ends, causing electric current. जब पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा तो करंट फ्लो होगा। Correct the length of the wire of the same material. मटेरियल सेम है, ध्यान देना। इसका मतलब रेजिस्टिविटी क्या रहेगा, सेम, इज डबल्ड एंड द एरिया इज हाफ। तो अब कितना करंट होगा, द रिजल्टेंट करंट वुड बी, कितना करंट फ्लो करेगा। बहुत आसान है यार, 10th क्लास का क्वेश्चन है, इट्स जस्ट नॉट अ 12th क्लास क्वेश्चन, बेसिक पे पूछा गया है। ओके, सुनिधि ने सबसे पहले आंसर दिया, सुनिधि ठाकुर ने। देखते हैं, वायर ले लिया मैंने। अच्छा, आप ऐसे क्वेश्चंस का ना स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आप बाद में इसको नोट कर लें। आपने इसके लेंथ को डबल कर दिया, मींस पहले अगर लेंथ L था तो अब कितना हो जाएगा 2L, और एरिया को हाफ किया, मींस अगर पहले एरिया A था तो अब कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। आपने इसको कनेक्ट कर दिया, यू हैव कनेक्टेड दिस टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V नाम के वोल्टेज से आपने कनेक्ट कर दिया इसको। रे ऑप्शन है। इट्स अ वेरी इजी प्रॉब्लम बेटा, क्या ही करना है इसमें। ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V बाई R। R कितना होता है, रो L बाई A। 10th क्लास का लेवल है, जल्दी बताओ आंसर। ओके, बहुत कम लोगों ने आंसर दिया है। पेन चलो यार, मूव द पेन। ओके ओके, ठीक है ठीक है। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो तो सेम रहेगा, मटेरियल सेम है, L की जगह L की जगह 2L और A की जगह A/2, तो ये बन जाएगा, ऊपर जाएगा 4 रो L अपॉन A। I इज इक्वल टू V बाई R, R की जगह मैंने रख दिया ये 4 रो L अपॉन A। ये आंसर आ गया, फर्स्ट इज द फैक्टर, बस कुछ नहीं करना। सर फोर्थ नहीं आ सकता था? फोर्थ कैसे आएगा बेटा, जरा बताइए, आप कैलकुलेट करके मुझे दिखाइए। I इज इक्वल टू V बाई R करना, तो रेजिस्टेंस में मेरा ये आ गया ना, 4 रेजिस्टेंस विल बी दिस वन। सर आज तो आशु सर की क्लास नहीं थी, आशु सर अब कहाँ पढ़ाते हैं बेटा आपको, अब तो पूरी फिजिक्स की क्लास मैं ही लेता हूँ। अविनाश, मैं समझ नहीं पाया आपका क्या। सर मतलब वो नहीं पढ़ाएंगे अब हमें? नहीं, एक्चुअली आपको बताया नहीं क्या, दो असल में पहले नीट का आधा मैं लेता था, जेई का आधा वो लेते थे, तो आप दोनों में 2 टीचर रहते थे। तो अब ऐसा किया गया है कि नाउ वन यूनिट टू द वन टीचर, 1 यूनिट टू द अदर टीचर, मतलब सर को नीट वाला यूनिट दे दिया गया और मैं इधर वाला, बिकॉज उससे क्या होता था, एक साथ आपके जब 2 चैप्टर चलते हैं तो आप ही के लिए प्रॉब्लम होता था ना। यस सर। वाला पढ़ेगी वो वाला, अच्छा दोनों बैच में ही प्रॉब्लम होती थी और हम लोग को भी प्रॉब्लम होती थी, तो बेटर ये फैसला हुआ कि आप एक बैच आप ले लो, एक बैच आप, ताकि एक ही इंसान, एक आदमी एक तरफ फोकस होकर कर सके। ठीक है, तो देखिए दिस इज डन। ओके, चलिए आते हैं जरा कुछ और क्वेश्चंस की तरफ आते हैं ओम्स लॉ पे। तो बेटा ये हमारे पास आ गया। अब देखिए आपने एक चीज यहाँ पे देखेंगे, ये एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला याद है क्या, ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला? यस सर। ठीक है, तो ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो ये था E इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन m इंटू टाउ। यस सर। अच्छा, और करंट का फॉर्मूला V ना, मतलब VEN A
ठीक है, ओके। एन क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर Number यूनिट of- वॉल्यूम yes, sir. पर मीटर क्यूब। अब क्वेश्चन पढ़ो, एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, इस पे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा है एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ अ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया दे रखा है मुझे, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब कि वायर का एरिया दे दिया मेरे को, क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया कितना? 1 × 10⁻⁷। कैरिंग अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, करंट भी दे दिया कितना? 1.5 एम्पियर। Assume that each copper atom contribute 1 conduction electron, मतलब एक कॉपर एटम से एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये आपका हिंट दे रहा है। द डेंसिटी ऑफ द कॉपर इज दिस, कॉपर की डेंसिटी जो है वो इतनी दे रखी है, और कह रहा है एटॉमिक मास कॉपर का 63.5 म्यू होता है। तो कह रहा है कंपेयर, तो पहले आप निकालिए जरा ड्रिफ्ट स्पीड। तो मुझे पता है कि आई की वैल्यू होती है क्या? आई इज इक्वल टू VE/NA। मुझे आई दे रखा है, ई मुझे पता है, एरिया दे रखा है, और पूछा क्या जा रहा है? ई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको कैलकुलेट करना होगा। नंबर एन क्या होता है बेटा? एन क्या होता है? व्हाट इज एन? व्हाट इज स्मॉल एन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब। तो आप पहले पता कर लो कि 1 मीटर, अच्छा एक क्या कह रहा है कि एक कार्बन एटम से एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो आप ये पता कर लो कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने कार्बन एटम्स हैं। ओके, तो आपको पता है कि 1 मोल कार्बन एटम लेंगे तो 1 मोल में कितना कार्बन एटम होगा? 6 × 10⁻23 अप्रोक्सीमेटली 6.0, तो 1 मोल में इतना एटम होगा। और एक एटम से कितना फ्री इलेक्ट्रॉन हो रहा है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 1 मोल में 6 × 10⁻23 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 1 मोल में कितने होंगे? 6 × 10⁻23 फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। अब n क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब। तो आप ये पता करो कि 1 मीटर क्यूब में कितना मोल होगा। तो मोल के लिए क्या करते हो? गिवन मास को डिवाइड कर दो किससे? मोलर मास से। ठीक है, अब आपको पता है कि डेंसिटी कितना दिया हो बेटा? डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 9 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब 1 मीटर क्यूब का मास कितना होगा? 9 × 10⁻³ किलोग्राम। बोलिए, बोलो ना यार, सन्नाटा क्यों है? Yes, sir. हमको 1 मीटर क्यूब का जो मास होगा वो 9 × 10⁻³ किलोग्राम, और मोलर मास कितना है कार्बन का? 63.5 ग्राम पर मोल। आप जो है इसको कैलकुलेट कन्वर्ट कर दो ग्राम में, किलो की जगह लिख दिया 1000, ये बन गया ग्राम, और आपने इसको डिवाइड कर दिया 63.5 ग्राम। इसको कैंसिल करोगे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे क्या? Yes, sir. Yes, ठीक है, yes, आप sir. अप्रोक्सीमेटली इसको 63 मान लो, तो 9 × 1 = 9 × 7 = 9 × 7 = 63, तो ये ऊपर आ गया 10⁻6/7 मोल्स आ गए। इसका मतलब 1 मीटर क्यूब में इतने मोल्स हैं। अच्छा, 1 मोल में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है? 6 × 10⁻23। तो अगर मैं पूछूं 1 मीटर क्यूब में कितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ, तो देखिए सबसे पहले आपने क्या निकाला बेटा कि 1 मीटर क्यूब में कितने मोल हैं। 1 मोल में इतना एटम होगा, और 1 एटम में 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया क्या मुझे? Yes, sir. तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मुझे मिल गया। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आई गॉट हाउ मच? दिस विल बी नंबर ऑफ मोल्स, यानी 10⁻6/7 इंटू 6 × 10⁻3। क्या यही मेरे स्मॉल एन की वैल्यू है? Yes, sir. क्योंकि मुझे क्या पता करना था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब। आप इसको सॉल्व करो, ये बन जाएगा मेरे पास 6/7 × 10⁻23 + 6 Nine. और 29। Nine. अच्छा, इसको अप्रोक्सीमेटली ये 0.9 के करीब आएगा। Sir, 8. Yes, sir. हाँ, तो इसको Yes, 1 मान लो, क्या इसको 0.8. 1 मान लेता ना, Yes, sir, 1 अप्रोक्सीमेटली मान लो। n की वैल्यू 10⁻29 आ गई। Yes, सिंपल, sir. n की वैल्यू 10⁻29 आ गई अप्रोक्सीमेटली। अब आप जो है इस फॉर्मूले में आपने पहले 1 मोल के एटम्स पता किए, फिर 1 मीटर क्यूब का मोल पता किया, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n पता चल गया। अब आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ बेटा यहाँ पे, I = VE/NA। I कितना दे रखा है मुझे? I दे रखा है कितना? 1.5। One भी नहीं point. पता, I की वैल्यू 1.6 × 10⁻−19, और E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 10⁻29, और एरिया मुझे दे रखा है 1 × 10⁻7।
आप बेटा इसको सॉल्व करेंगे, आपको v की वैल्यू मिल जाएगी। मैं सॉल्व करने नहीं जा रहा, ठीक है, टाइम बचाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यस सर, हो ही जाएगा। हो जाएगा ना, इसको सॉल्व करिएगा, हो जाएगा, बहुत टिपिकल नहीं, हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब कह रहा है कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड अपटर्न विद द थर्मल स्पीड ऑफ द कॉपर एटम। अब थर्मल स्पीड क्या होता है बेटा? थर्मल स्पीड का फॉर्मूला याद है किसी को? थर्मल स्पीड का फॉर्मूला, थर्मल स्पीड का फॉर्मूला देखो क्या है, √3 m। ओके, और T Yes, कितना? sir. रूम टेम्परेचर का टेम्परेचर कितना मान लो? 300 केल्विन मान लें। Yes, sir. ओके, और K की वैल्यू कितनी आ रही है? 1.38 इंटू 10⁻23, और मास ऑफ 1 कार्बन एटम की बात कर रहा है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो बेटा देखो, आपको पता है 63.5 म्यू दे रखा है, म्यू, और एक म्यू कितना होता है? 1.1 म्यू में कितना होता है जल्दी बताओ? 1.9 इंटू 10⁻27 होता है क्या? किलोग्राम। -27। ठीक है, तो तुम एक जैसे म्यू क्या होता है? एक कार्बन एटम का मास, तो इसको लिख सकते हो तुम 63.5 इंटू 1.9 इंटू 10⁻27। आप तुम इसको रख के सॉल्व करना, मैं सॉल्व करने नहीं जा रहा हूं। तो आप बेटा ये देखोगे ना, थर्मल स्पीड जो आएगी वो लगभग 10⁻5 मीटर पर सेकंड आएगा। कितना? और जो ड्रिफ्ट स्पीड आएगा वो लगभग 10⁻2 मीटर पर सेकंड आएगा, जो ड्रिफ्ट स्पीड आएगा। तो इलेक्ट्रॉन, अब आपसे क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या आपको बेटा? जब आप थर्मल स्पीड की जगह टेम्परेचर रखोगे, के की वैल्यू रखोगे और मास ऑफ 1 एटम रखोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो थर्मल स्पीड है वो 10⁻5 में आएगा, और ड्रिफ्ट स्पीड कितने मारा है? 10⁻। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक दिक्कत हो रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है बेटा कि इलेक्ट्रॉन जो है आगे कितनी स्पीड से बढ़ रहा है? ड्रिफ्ट स्पीड से। आगे किस स्पीड से बढ़ रहा है बेटा? जल्दी बताओ, किससे बढ़ रहा है आगे? ड्रिफ्ट स्पीड से। और ड्रिफ्ट स्पीड कितना आ रहा है? बहुत कम, 10⁻2 मीटर पर सेकंड। और इलेक्ट्रॉन जो थर्मली मूव कर रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन आपस में अंदर थर्मल स्पीड से मूव कर रहा है, वो क्या आ रहा है? 10⁵ अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, अब पूछा ये जा रहा है बेटा कि स्पीड ऑफ कि इसमें जो ये है कि थर्मल स्पीड इतनी ज्यादा है और ड्रिफ्ट स्पीड इतनी कम है, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक है क्या? कोलिजन। इतना ज्यादा कोलिजन होता है कि आप, जैसे मैं कह दूं कि आप एक भीड़ भाड़ सड़क पे जाओ और आप जो है बहुत तेज गाड़ी लो, लेकिन आप बार बार टकराते रहोगे ना, तो आपको बार बार रुकना पड़ेगा ना। तो आप कितनी भी स्पीड गाड़ी बढ़ाओ, आपको बार बार रुकना पड़ेगा। तो ओवरऑल आप कितनी, आप जो आगे बढ़ोगे बहुत स्लो बढ़ोगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो आपको अगर कोई पूछे ये कि थर्मल स्पीड इज सो हाई बट द ड्रिफ्ट स्पीड इज सो लो, व्हाई? बिकॉज ऑफ Due to collisions. एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो आप लिख लीजिए थर्मल स्पीड इज वेरी हाई, थर्मल स्पीड इज वेरी हाई। ये कितने मारा? 10⁵ मीटर पर सेकंड, समझ रहे? 1 लाख मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रॉन इतनी तेज वो ऑसिलेट करते हैं। थर्मल स्पीड इज वेरी हाई बट ड्रिफ्ट स्पीड is very low because of collision, because of large number of collision, because of collision की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाता, अपनी जगह पे उछलता रहता है ना? यस सर। जहां खड़ा वहीं पे कर रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है बेटा? आगे बढ़ना। थर्मल स्पीड क्या होता है? ऑसिलेट करना। तो ऑसिलेट बहुत तेज कर रहा है, लेकिन आगे बहुत स्लो, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, आई होप आपको थर्मल स्पीड और ड्रिफ्ट स्पीड का पिक्चर क्लियर होगा। यस sir. ठीक है, चलिए, हमारे पास 59 पार्टिसिपेंट्स हैं और आई होप सभी को समझ में आ रहा हो। चलिए अब आगे आते हैं बेटा। आप लोग, आपका 10th क्लास का जो टॉपिक था उस पर आते हैं जरा। एक टॉपिक हमारे पास, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। आपने पढ़ा टेम्परेचर पे किस तरह डिपेंड करता है, तो आप जरा लिखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, कि टेम्परेचर पे किस तरह रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे किस तरह डिपेंड करता है। तो आपको पास पता है कि रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा और सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे घटेगा। तो फॉर्मूला आता देगा R इज इक्वल टू, मान लो आपने टेम्परेचर T1 पे रेजिस्टेंस निकाल लिया R1
और आपने टेम्परेचर चेंज किया T2 और रेजिस्टेंस बढ़ गया क्या R2। तो एक रिलेशन आता है, याद रखिएगा, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। जैसे आपने 11th क्लास में देखा होगा लेंथ के लिए L इज इक्वल टू L नॉट प्लस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट लीनियर या एक्सपेंशन वाले। बिल्कुल। और ये होता है अल्फा जो होता है कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोफिशिएंट होता है कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब एक बात याद रखना बेटा, अल्फा जितना ज्यादा होगा, मोर अल्फा, जितना ज्यादा अल्फा होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस चेंज होगा क्या? मोर Yes, अल्फा मोर चेंज इन रेजिस्टेंस, मोर चेंज इन रेजिस्टेंस, याद रखिए। और अगर मान लें कि सेमीकंडक्टर में बेटा क्या होता है, सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस घटता है ना टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो याद Yes, sir. रखना कंडक्टर का जो अल्फा होगा वो पॉजिटिव होगा। यस सर। कंडक्टर के लिए जो अल्फा होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि वो टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा। और सेमीकंडक्टर का अल्फा क्या होगा जरा बताना, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव होगा, याद रखना। सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, सॉरी इसको लिखिए आप, ऑफ रेजिस्टेंस, वो क्या आएगा? रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट जो आता है दैट इज व्हाट? अल्फा विल बी नेगेटिव, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। अच्छा, जितना ज्यादा अल्फा होगा उतना तेजी से टेम्परेचर बढ़ाने रेजिस्टेंस चेंज होगा। अच्छा आप ये बताओ, आप क्या चाहते हो? टेम्परेचर चेंज हो, टेम्परेचर रेजिस्टेंस चेंज हो या ना हो? आप क्या चाहते हो? सर हो पक्का? आप व्हाट डू वांट, आप क्या चाहते हो? मान लें कि किसी डिवाइस के अंदर टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? व्हाट डू यू वांट? तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए बेटा, वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे। कुछ जगहों पे आप ना टेम्परेचर को चेंज करना चाहते हैं, सॉरी रेजिस्टेंस को चेंज करना चाहते हैं टेम्परेचर की वजह से, और कुछ जगहों पे आप जो है रेजिस्टेंस को चेंज नहीं करना चाहते। तो जहां पे आप रेजिस्टेंस चेंज करना चाहते हैं टेम्परेचर की वजह से, वहां पे अल्फा क्या लेंगे? मोर या हाई? मोर लेंगे या लेस लेंगे? ज्यादा अल्फा लेंगे? मोर लेंगे। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया जो मैं बता रहा हूँ। और जहां पे आप चाहते हैं कि टेम्परेचर की चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज ना हो या नेग्लिजिबल चेंज हो, देयर व्हाट डू यू वांट? लो टेम्परेचर कोफिशिएंट और हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट? याद रखिएगा मेरे स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं, इफ यू वांट टेम्परेचर टू चेंज, अगर चाहते हैं टेम्परेचर चेंज हो, जैसे कुछ डिवाइसेस होते हैं जहां आप चाहते हैं टेम्परेचर चेंज हो, मैं आगे बताऊंगा कहां पे। टेम्परेचर चेंज विथ रेजिस्टेंस, आप चाहते हैं कि रेजिस्टेंस चेंज हो जाए और हम रेजिस्टेंस को मेजर कर ले, तो क्या यूज करें आप? मोर अल्फा। लेकिन आप कुछ जगहों पे चाहते हैं कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट, सॉरी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे, हीटिंग होने की वजह से रेजिस्टेंस चेंज ना हो, तो आप अगर चाहते हैं टेम्परेचर चेंज हो, अगर आप चाहते हैं कि टेम्परेचर चेंज हो बट नो चेंज इन रेजिस्टेंस, then what you will go for? More alpha, less alpha? Less alpha, ठीक है? तो याद रखिएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट शुड बी लेस, एंड वेयर यू वांट टू चेंज द रेजिस्टेंस, टेम्परेचर चेंजेस, क्या लिख दिया मैंने? टेम्परेचर चेंज एंड ऑल्सो रेजिस्टेंस चेंज, टेम्परेचर चेंज एंड रेजिस्टेंस चेंज, सो यू विल गो फॉर मोर अल्फा। चलिए बहुत हो गया। अब देखिए बेटा, इसको नोट कर लिया क्या आपने? यस सर। यस सर। ग्राफ दिखाने जा रहा हूं, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। ये ग्राफ आपके पास देखिए, ये ग्राफ देखिएगा सर, यहां पे आप देखिए रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस का मतलब देखिए रेजिस्टिविटी। आप इस वाले ग्राफ में देखेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो रहा है क्या? तो आपको क्या लगता है ये किसका ग्राफ होगा? कंडक्टर या सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर। तो आपसे अगर क्वेश्चन कभी पूछे कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा क्या? ओके, अब यहाँ पे आई एम सेइंग दैट यू कैन सी देयर, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है, तो इसका अल्फा क्या होगा? अल्फा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सर नेगेटिव होगा सर। अल्फा नेगेटिव होगा, इसका मतलब ये सेमीकंडक्टर हो गया।
अच्छा, आप यहाँ पे देखो कि ये क्या है, कंडक्टर का ग्राफ होगा, क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टिविटी बढ़ गया, सो दिस विल बी ग्राफ फॉर Conductor. कंडक्टर। अच्छा, आप ये देखिए कि चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब इसका अल्फा क्या होगा, मोर होगा। सर पॉजिटिव होगा और ज्यादा होगा। अच्छा, अल्फा पॉजिटिव होगा और ज्यादा होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, तो ये भी क्या होगा, कंडक्टर हो गया। सर ऐसे और अल्फा क्या हो गया, पॉजिटिव। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा है, 200 से 400 से 600, लेकिन रेजिस्टिविटी ज्यादा नहीं बढ़ रही है। यस सर। तो ये कैसा है, मोर अल्फा वाला है, लेस अल्फा वाला? सर लेस सल्फर। ओके, तो यू कैन से कि आप एग्जांपल ले सकते हैं निक्रोम। तो निक्रोम वगैरह एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, एलॉय होते हैं। Alloy. निक्रोम का मतलब निकल क्रोमियम, जिसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत कम होता है। और कॉपर वगैरह ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपने कॉपर का, देखो आपने फील किया होगा बेटा, कॉपर वायर थोड़ी देर में गर्म होने लगता है। ओके, तो गर्म होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होने लगेगा। लेकिन अगर आप निक्रोम वायर वगैरह लेंगे तो आप ये देखेंगे कि अगर आप मेजर करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने का, लेकिन रेजिस्टेंस में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। और सेमीकंडक्टर भैया तो अपना है ही उल्टा, वो टेम्परेचर क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो प्लीज नोट डाउन दीज 3 डायग्राम्स। इन तीनों डायग्राम को नोट करिए जरा, प्लीज नोट डाउन दीज 3 डायग्राम्स। सर एक बार रिपीट करेंगे सर, वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओहो, डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने बेटा बोला कि देखो सेमीकंडक्टर जो थर्ड वाला डायग्राम है, ये सी वाला, ये बी वाला, इसमें क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है, तो ये सेमीकंडक्टर ग्राफ हो गया। अल्फा क्या होगा, नेगेटिव होगा। बी वाला क्या है, आप देख सकते हैं, ए वाला ग्राफ, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, तो अल्फा के कंडक्टर हो गया, अल्फा क्या हो गया, पॉजिटिव। और आप देख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ रही है, इट मींस द आई कैन से अल्फा इज मोर। और बी वाला ग्राफ देखें तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो कंडक्टर हो गया, अल्फा पॉजिटिव हो गया, लेकिन इसका अल्फा क्या होगा, लेस होगा, बिकॉज इट इज अ अल्फा प्लस अल्फा माइनस। नहीं समझ आया भैया, आप ये बताइए, एक स्टूडेंट है जिनको अल्फा पॉजिटिव अल्फा नेगेटिव नहीं समझ आ रहा है, कौन बताएगा इनको, जल्दी बताए, कौन है जो इनको बताएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा पॉजिटिव अल्फा नेगेटिव? एनीवन? किसी से पूछ लो, सर ने भी तो पढ़ा है। अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ा यार, 2 मिनट नहीं हुए यार। ये रहा, ये स्लाइड देखो, अल्फा पॉजिटिव होगा तो ये ऐड होगा, अल्फा नेगेटिव होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा। अभी तो बता, अल्फा को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ज्यादा अल्फा होगा, ज्यादा टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज होगा। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है रेजिस्टेंस का। अब इसमें अभी थोड़ी देर पहले तो बेटा आपको बताया, ओके नीरज? तो पॉजिटिव अल्फा का मतलब टेम्परेचर विल इंक्रीज विद रेजिस्टेंस, नेगेटिव अल्फा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर विल इंक्रीज एंड रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। अगर अल्फा की वैल्यू ज्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बहुत तेजी से बढ़ेगा, और अगर अल्फा की वैल्यू कम है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस स्लोली बढ़ेगा। और सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। अल्फा क्या होता है, नेगेटिव होता है। यस सर। ओके, यस सर। ये ग्राफ बना लिया और कॉपर, निक्रोम और सेमीकंडक्टर लिख लिया क्या सभी को? जब ये ग्राफ आप बना लें मुझे हिंट दें, जल्दी से मैं आगे बढ़ता हूँ। ओम्स लॉ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आना है मुझे। ओके, इज दिस डन? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। एक कलर कोडिंग होती है बेटा, आपने कभी मार्केट में, आप एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, कलर कोडिंग। क्या पढ़ लेते हैं, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, क्या? कलर कोडिंग। कलर कोडिंग फॉर रेजिस्टेंस, बहुत आसान प्रॉब्लम है, रेजिस्टेंस के लिए कलर कोडिंग। आपने कभी बेटा मदरबोर्ड देखा है, वो जो कंप्यूटर वगैरह के अंदर ग्रीन ग्रीन होता है, मदरबोर्ड टाइप का? Yes, तो Yes, sir. आपने कुछ इस तरह का देखा है क्या, ये वाला डायग्राम ऐसा कुछ देखा है क्या? यस सर। कभी आप मोबाइल का चार्जर वगैरह आप खोलेंगे, या फिर कभी कोई वीडियो गेम वगैरह आपने खोला तो इस तरह का कुछ लगा रहता है ना। तो ये बेटा जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है, दैट इज देयर रेजिस्टेंस। ये क्या होते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा हम इनको, कार्बन रेजिस्टेंस। इनके अंदर कार्बन भरा होता है, ये क्या कहलाते हैं, कार्बन रेजिस्टेंसेस कहलाते हैं। और जिसके ऊपर जो आप ये कलर देख रहे हैं ना, ये कलर,
ये अलग अलग तरह का कलर देख रहे हैं। इस कलर की मदद से आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यस सर। ओके, अब कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो इसका डायग्राम ये है, इसके अंदर बेटा कार्बन बना रहता है और कार्बन इज रेजिस्टेंस, कार्बन इंसुलेटर की तरह काम करता है और ये जो है रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो आप देखिए कैसे आप पहचानेंगे, अलग अलग कलर का अलग अलग वैल्यू है, याद रखना बहुत। आपको याद है इसका शॉर्टकट क्या होता है? देखो चलो मैं पढ़ता हूँ। ये क्या है? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। क्या बात है, वाह वाह। Yes, sir. Wearing gold, With silver gold necklace. and silver With gold, silver. chain. Chain. Okay. B for black, B for brown, R for red, O for orange, Y for yellow, G for green, B for blue, V for violet, G for grey, W for white, G for gold, S for silver और C for colorless. Colorless का मतलब no color. ये क्या होता है बेटा? टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब परसेंट, आपने 11th क्लास में परसेंटेज एरर पढ़ा था क्या? परसेंटेज एरर। तो ये होता है टॉलरेंस या फिर परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर। तो इसमें 3 बैंड होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने 3 बैंड लगा दिए इसके ऊपर, जैसे आप ये देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे 3 बैंड लग रहा है ना। ये क्या कलर है इसका? ब्राउन, फिर ये क्या है? ब्लैक, और फिर रेड, उसके बाद गोल्ड है। दिख रहा है क्या? Yes, सबसे पहले क्या है बेटा? ब्राउन है, फिर ब्लैक है, फिर रेड है और फिर गोल्ड है। तो मुझे क्या मिला? ब्राउन, ब्लैक, रेड। चलो पढ़ता हूँ इसकी वैल्यू। अब इसको पढ़ो। ये क्या है बेटा? ये रहा मेरे पास ब्राउन, ये क्या हो गया? ब्लैक, और ये क्या हो गया? रेड और गोल्ड। चौथा वाला क्या होता है? टॉलरेंस। तो ब्राउन के लिए कितनी वैल्यू है? 1। 1। ओके। और ब्लैक के लिए कितना है? 0। ठीक है। तो पहला वाला क्या हो गया? 1, और दूसरा वाला क्या होगा? 0। और रेड के लिए कितना है? 2। तो 2 लिख दिया। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, हाउ यू राइट? Yes, sir. पहला इंटू दूसरा, यानी 1 0 इंटू 10 पावर तीसरा, 2. प्लस माइनस टॉलरेंस। गोल्ड के लिए कितना है? 5%. 5%। देखिए गोल्ड के लिए कितना? 5%, सिल्वर के लिए 10%, और अगर कोई कलर नहीं है, सिर्फ 3 ही कलर दिखेंगे बेटा। अगर मान लो सिर्फ 3 ही कलर है, तो इसका मतलब चौथा वाला कलर ले से 20%. तो 20%। तो 20% मेरे पास गोल्ड है। गोल्ड का मतलब कितना होगा? 5%। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो पहला क्या होगा? ब्लैक। ओके, 1 इंटू 2 और उसके बाद इंटू 10 पावर 3। ठीक है, चलो बहुत आसान था, बहुत आसान है। अगर मैं आपसे बोलूं, चलो मैं आपको दिखा रहा हूं, एक कार्बन पे 3 कलर लिखे हुए, येलो है, ग्रीन है और वायलेट है। तो बताओ क्या होगा इस रेजिस्टेंस की वैल्यू? सिर्फ 3 कलर उस पे दिख रहे हैं, येलो, ग्रीन, वायलेट। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? क्या होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू? 45 into 10 raised to power 7 plus Okay. minus 20%. अच्छा, 45 इंटू 10। चलिए, तो y फॉर येलो मतलब 4, वेरी गुड। जी फॉर मैंने क्या लिखा था? ग्रीन। जी फॉर ग्रे भी होगा ना, मैं लिख देता हूं, आपको याद होना चाहिए। येलो, ग्रीन, वायलेट। तो ग्रीन पे कितना है बेटा? 5 है। इंटू 10 पावर वायलेट पे कितना है? 7। और प्लस माइनस कोई कलर नहीं, कोई कलर का मतलब कितना? 20%। ओके, 45 इंटू 10 पावर 7। बहुत आसान है बेटा। ओके, चलो अब इसका जरा आंसर बताना मुझे। इसका आंसर क्या होगा? बिना देखे, बिना पीछे देखे इसका आंसर बताओ। दोनों का जल्दी से आंसर बताओ और मैं आगे बढ़ता हूँ। 22 into 10 raised to power 2 plus minus 10%. आप कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मुझे पता चले कितने लोग पार्टिसिपेट करें। पहले और दूसरे का जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताइए। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। हस्बैंड नहीं उसके पास। ओके, अविनाश हैज गिवन द आंसर। और यार इससे अगर आप इसका आंसर भी नहीं देंगे तो बहुत शर्म की बात है। फिर इसमें मेरी गलती नहीं होगी, फिर आप जो है
एवरीवन प्लीज, हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, चैट बॉक्स इज ओपन। आप दोनों का आंसर एक साथ जल्दी से लिख के मुझे बताइए। चलो, तो रेड का मतलब क्या था बेटा? 0 1 2, ब्लैक ब्राउन रेड, रेड हो गया 2 पे, तो ये आ गया 2 into 2 into 10 power 2, और क्या है? सिल्वर, हैविंग गोल्ड सिल्वर, यानी प्लस माइनस 10%, ये आ गया आंसर। इसमें येलो वायलेट ब्राउन, येलो कितना है बेटा? बीबी रॉय, यानी 0 1 2 3 4। दूसरा क्या होगा? वेरी गुड वाइफ, Violet 7. ओके, बीबी रॉय वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ क्या है बेटा? बीबी रॉय, सॉरी, और ग्रेट ब्रिटेन। ओके, तो ये कितना रहा? वायलेट पे कितना रहा? 7 इंटू ब्राउन, ब्राउन ब्लैक ब्राउन, यानी 1 प्लस माइनस गोल्ड, गोल्ड मतलब 5%। या बस, बहुत आसान है। 45 इंटू 10 पावर व्हाट 1 इंटू प्लस माइनस, ठीक है। यस, ये टॉपिक क्लियर होगा? कलर कोडिंग? Yes, sir. तो आप कभी भी जो है, अगर आप कोई डिवाइस खोलेंगे, उसके अंदर आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, तो आप फौरन समझ जाएंगे कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। Yes, sir. तो बीबी रॉय को याद करना, ब्रिटेन से बुलाकर उसकी वाइफ का चेन उतार के पहन ले, ठीक है, और गोल्ड सिल्वर चेन, तो दैट विल गिव यू द रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। चलो, अब आते हैं मेन टॉपिक पे, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। तो ये एक्यूरेट वैल्यू देते हैं? क्या बेटा? तो ये एक्यूरेट वैल्यू देते हैं? एक्यूरेट नहीं होता, एक्यूरेट कैसे हो जाएगा? इट्स एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तभी तो ये एरर दिया हुआ है। इसका क्या मतलब क्या है कि इसमें 5% का एरर है, ओके, समझ गए बेटा, और इसमें 10% का एरर है। जब ऑलरेडी वो एरर बता रहा है तो एक्यूरेट कैसे बोल सकते? ठीक है, जैसे आप लोग बोलते हैं ना, मैं आपसे पूछूं, ये बताइए जरा, आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? तो आप बोलोगे सर 800 बच्चे हैं, 25-50 कम होंगे, ऐसे ही तो बोलते हैं, Yes, है ना, कि सर 800 अप्रोक्सीमेटली है, और हो सकता है 50 ज्यादा भी हो सकते हैं, 50 कम भी हो सकते हैं। तो इसी तरह उसी को आप टॉलरेंस बोलते हैं या परसेंटेज एरर बोलते हैं ना। तो दैट, तो आप बोलोगे सर इस वायर का रेजिस्टेंस जो है 220 है, 10% कम ज्यादा कर लीजिए, प्लस माइनस, ठीक है। तो आई नो हैव अ सीरीज पैरेलल सर्किट। आपको बेटा 10th क्लास में याद होगा सीरीज सर्किट में क्या होता है और पैरेलल में क्या होता है। सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो सीरीज सर्किट अगर मैं बताऊं बेटा, सीरीज में क्या होगा? इंड टू इंड क्या होगा? ज्वाइन होगा। तो सीरीज में करंट क्या होगा? सेम, मैं एक लाइन में लिख दूं, और वोल्टेज क्या होगा? डिवाइड। तो अगर मुझे करंट, तो V1 क्या होगा? V1 जो होगा IR1, और V2 क्या होगा? IR2, और V3 क्या होगा? IR3। करंट होगा सेम, और अगर आपने इसको कनेक्ट कर दिया है बैटरी से, तो टोटल वोल्टेज जो होगा वो सम ऑफ ऑल होगा क्या? V = V1 + V2 + V3। और जो टोटल रेजिस्टेंस आता है सीरीज में क्या था? R1 + R2 + R3। ओके, ये सब तो बहुत बच्चों वाली बात है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है क्या इसमें? कुछ है ना? डू आई नीड टू से एनीथिंग ऑन दिस? सीरीज में क्या होगा बेटा? करंट सेम होता है, पूरे वायर में करंट क्या होगा? सेम। 12th क्लास के बच्चों को ये बताना शर्म की बात है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा। और वोल्टेज क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। वोल्टेज क्या होता है बेटा? वोल्टेज सेम होता है। अब देखो, एक जादू तुमको देने जा रहा हूं, ये जादू बहुत इंपॉर्टेंट है, जादू बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, तुम्हें पता है कि V = IR। स्लाइड नोट करते रहो, हल्के मत लो, ओवर कॉन्फिडेंस आपको डुबा देगा बेटा। ओके, स्लाइड को नोट करते रहिए, छूट जाए तो आप जो है बाद में नोट करिएगा। आगे बढ़ूं मैं सीरीज में? ठीक है, देखो एक जादू देने जा रहा हूं तुमको, बहुत ध्यान से देखना, दिस इज वेरी यूजफुल। आपको पता है V = V1 + V2 + V3 होता है, और V = IR भी होता है। तो सीरीज में बेटा अगर मैं तुमसे बोल दूं कि रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और आपने मान लो इसको 50 वोल्ट का रेजिस्टेंस दे दिया, तो ये टोटल 50, और ये है मान लो 10 ओम, और ये 20 ओम, और ये हो गया मान लो फॉर एग्जांपल, लेट मी से, इसको मैं बोलता हूँ 10 ओम, 50 वोल्ट है। एक मिनट, इसको ऐसा करता हूँ, लेट मी से दिस इज 20 ओम, दिस इज 15 ओम, एंड दिस इज 50। आपको पता है बेटा कि सीरीज में करंट अगर सेम है तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा क्या? यस सर। इसका मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा।
Yes, sir. अच्छा, अब मैथ्स की स्टूडेंट तो मैं तुमको एक ट्रिक देता हूँ, R1 R2 R3। अब अगर तुम्हें पता करना है कि V1 कितना है, V2 कितना है, V3 कितना है, तो तुम्हें एक तो बच्चों वाला तरीका याद करो, सर V1 I1 R2 I2 R3, उसके बाद फिर I निकालोगे, ये सब करोगे ना। Yes, sir. आप डायरेक्ट निकालो। देखो मैं बोलूंगा V1 जो होगा सर वो होगा R1 अपॉन सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस, जितने रेजिस्टेंस है सबको जोड़ दो। Yes, sir. RN. इनटू टोटल, याद रहेगा? Yes, sir. याद? ओके। Yes, sir. V2 क्या होगा, जितने R2 अपॉन जितने रेजिस्टेंस है सबको जोड़ दो। अगर 4 है तो 4 से जोड़ दो, इनटू टोटल। ओके, तो यहां से अगर मैं पूछूं बताओ जल्दी से V1 कितना होगा, तो 20 अपॉन, सॉरी एक मिनट यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे 50 लिखो, यहाँ पे 50 लिखो, तो 20 अपॉन कितना 50, तो 20 होगा V1. ओके 50 और 20 वोल्ट आ गया। Yes, sir. V2 कितना आ गया, 15 अपॉन 15 टू 50, 15 वोल्ट आ रहा है क्या, तो 15 आ जाएगा. Yes, sir. और V3 कितना हो गया, 15 वोल्ट आ गया। 15 आ तीनों जाएगा को sir. जोड़ो 50 आ रहा है क्या, Yes, sir. Sir. 50 आ रहा है। ओके, हो गया काम, Yes, Yes, sir. sir. शॉर्टकट है काम का। Yes, sir. अच्छा, अब आई क्या होगा, अगर मैं पूछूं टोटल रेजिस्टेंस बताओ, तो टोटल क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 50 ओम, और करंट पूछूं टोटल करंट, तो I इक्वल टू V बाई RE, Sir, 1 टोटल वोल्टेज ampere. अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 1 एम्पियर आएगा क्या। Yes, sir. Yes, ओके, sir. क्या आ जाएगा 50 अपॉन 50, कितना वोल्ट आ गया बेटा, 1 वोल्ट, सॉरी 1 एम्पियर करंट आ 1 गया क्या, ampere. Yes, sir. याद रहेगा क्या। Yes, sir. सीरीज में वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, आपको जिसका निकालना है R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई कर दो टोटल वोल्टेज से, आंसर तैयार। आगे बढ़े, नोट करिए जल्दी से। ठीक है, टोटल वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे, जल्दी करो यार, छोटी छोटी बातें हैं, फटाफट नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। सर हो गया. अच्छा, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में आपको पता है कि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, करंट क्या होता है, डिवाइड होता है, Yes. और दोनों एंड कॉमन होते हैं। छोटी छोटी बातें, दोनों एंड क्या होते हैं, कॉमन। इसका भी तुम्हें शॉर्टकट देता हूं बीच। और आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल मान लो वोल्टेज अप्लाई करते हुए, तो तुम्हें पता है कि तीनों रेजिस्टेंस में वोल्टेज V हो जाएगा, Yes. और I क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 क्या होगा, V बाई R1, I2 क्या हो जाएगा बेटा, I2 हो जाएगा V बाई R2, क्योंकि वोल्टेज क्या होगा, तीनों में सेम, करंट क्या होगा, डिवाइड, I3 जो हो जाएगा वो जाएगा V बाई R3, इसको मान लो I1 R2, और ये हो गया क्या R3। फाइन, हो गया। Yes, sir. ओके, Yes, अब sir. आपको ये पता है कि अगर मैं इधर से मान लूं टोटल करंट I है, सो I विल बी इक्वल टू व्हाट, I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, Yes, Yes. sir. अब ये याद रखिए, वोल्टेज सेम होता है और करंट क्या होता है, डिवाइड, बस याद रखिए और आगे बढ़ता हूं। वोल्टेज सेम और करंट क्या होगा, डिवाइड। अब एक बहुत ही खतरनाक चीज बताने जा रहा हूं, जो कि पूरे चैप्टर, पूरे मैग्नेटिज्म तक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बनने वाला है, जिसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ आइडियल वायर। ओके, इसमें ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप इसको जब क्वेश्चन करेंगे वहां पे मैं इसको बताऊंगा। आगे बढ़ू कंसेप्ट ऑफ आइडियल वायर पे। Yes, sir. देखो, आइडियल वायर बोलते हैं बेटा एक ऐसे वायर को जिसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए, 0। ऐसा होता Zero. नहीं है, लेकिन इसका नाम आइडियल। आइडियल वायर का मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाए, 0। इसका सिंबल क्या होता है, सीधी लाइन। अगर किसी वायर में रेजिस्टेंस है तो उसका सिंबल क्या होता है, जिगजैग लाइन। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि दो पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट कर दिया आइडियल वायर से, पर इसके अंदर बेटा करंट फ्लो कर रहा I, और रेजिस्टेंस क्या मान लिया आपने, 0, तो अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं V1 माइनस V2, तो क्या होगा, I इंटू R, और R कितना है, 0, तो V1 माइनस V2 क्या आ गया, 0। 0. तो क्या दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया क्या। Yes, sir. अच्छा, यही कंसेप्ट है आइडियल वायर का, कि अगर आप सर किसी भी दो पॉइंट को आइडियल वायर से कनेक्ट करेंगे तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Same. सेम। क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप होता किसकी वजह से,
रेजिस्टेंस की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह और से जब रेजिस्टेंस है ही नहीं तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्या? जीरो No, जीरो sir. पोटेंशियल डिफरेंट नहीं होगा। तो आप लिखिएगा, आप नोट करके, इफ 2 पॉइंट्स, अगर किसी 2 पॉइंट्स को, इफ 2 पॉइंट्स आर ज्वाइंट बाय और कनेक्टेड बाय आइडियल वायर, अगर किसी भी 2 पॉइंट को मैंने आइडियल वायर से कनेक्ट कर दिया, कनेक्टेड बाय आइडियल वायर से कनेक्ट किया, देन पोटेंशियल ऑफ द, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? देन पोटेंशियल ऑफ बोथ गेट्स इक्वल, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। और मैंने आपको ओम लॉ लगा के प्रूव भी कर दिया, ओम्स लॉ लगा के प्रूव भी कर दिया, ओम्स लॉ लगा के प्रूव कर दिया। यस सर। ठीक है, Yes. चले आगे। Yes, sir. Yes. Yes, sir. नोट कर लिया ये बात, आइडियल वायर का कंसेप्ट? Yes. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ जरा, एक रेजिस्टेंस है 20 ओम का, यहाँ पे 10 वोल्ट है और यहाँ पे 10 वोल्ट है। व्हाट इज द करंट इन द वायर? करंट कितना होगा? किसी का माइक ऑन है, बड़ी डिस्टरबेंस हो रही है। जब आपको बोलना हो तभी माइक ऑन करें, अदरवाइज प्लीज कीप इट म्यूट। व्हाट इज द करंट इन द सर्किट? एक रेजिस्टेंस को आपने 10 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, यानी दोनों तरफ पोटेंशियल सेम है, तो व्हाट इज द करंट? अरे बोलो ना, आप तो बोलो, कमेंट करो, कुछ तो बोलो। जीरो। ओके, जीरो, क्योंकि आपको पता I = V/R। V क्या होता है पता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो 10 - 10/20, जीरो आ गया क्या? यस सर। अच्छा, आपको ऐसे भी पता है कि अगर सर 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है तो करंट फ्लो नहीं करता। तो आपने 2 चीज देखा, अगर किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपने पोटेंशियल सेम कर दिया तो करंट फ्लो नहीं करेगा। चलो अब एक क्वेश्चन देता हूं तुमको, मुझे ये बताओ, ये 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3, और ये पॉइंट नंबर ए है, पॉइंट नंबर बी है, पॉइंट नंबर सी है, पॉइंट नंबर डी है। यहां से मैंने कनेक्ट कर दिया, किससे? बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और मैंने यहां पे एक आइडियल वायर लगा दिया। तो ये मुझे बताओ कि करंट का किस रेजिस्टेंस में फ्लो करेगा और किस में फ्लो नहीं करेगा। सर रिपीट करना क्वेश्चन 2 मिनट। क्वेश्चन ये है, ये सर्किट डायग्राम आपके सामने है। तो इन विच वायर, इन विच रेजिस्टेंस करंट किस रेजिस्टेंस में फ्लो करेगा और किस में फ्लो नहीं करेगा? सर A to C फ्लो करेगा और C to D नहीं करेगा। ओके, तो करंट आगे कैसे जाएगा? देखो, कहीं पे तुमको आइडियल वायर दिख रहा है, यहाँ पे तुमको आइडियल वायर दिख रहा है कहीं वाला, यस सर। और मैंने पॉइंट नंबर सी और पॉइंट नंबर डी को आइडियल वायर से कनेक्ट कर दिया। यस सर। जैसे ही आइडियल वायर कनेक्ट करेंगे, क्या मतलब है? दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। सेम हो जाएगा। Yes, sir. तो कैन आई राइट दैट VC = VD? यस सर। अच्छा, अब अगर मैं R3 को देखूं तो R3 के दोनों एंड पे पोटेंशियल सेम है, R3 के दोनों एंड पे पोटेंशियल सेम है, तो R3 में कोई करंट होगा क्या? नो सर। No, sir. वेरी गुड। तो आप लिखोगे नो करंट इन R3, क्योंकि पोटेंशियल दोनों तरफ क्या हो गया? सेम हो सेम। गया। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्टिंग कर दिया, क्या यानी आप उसको छोटा करके उड़ा लेंगे। नो करंट इन R3 बिकॉज पोटेंशियल क्या हो गया? दोनों एंड का सेम। तो सर करंट कैसे फ्लो करेगा? पॉजिटिव से निकलेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इसमें कोई करंट नहीं होगा। जब R3 सर्किट में नहीं है तो क्या मैं सर्किट को रिमूव कर सकता हूँ R3 से? यानी रिमूव। Yes, sir. तो अगर मैं आपसे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछूं तो क्या आप सिर्फ R1 + R2 बोलेंगे? यस सर। क्योंकि R3 तो सर्किट में रह ही नहीं गया, उसके अंदर कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं पूछूं व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, तो आप क्या बोलोगे? RE = R1 + R2। और अगर मैं करंट पूछूं, करंट कितना होगा, तो आप बोलोगे सर V/R1 + R2। Yes, sir. R3 का कोई रोल नहीं है। ठीक है बेटा, यस Yes, sir. आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. जैसे ही आप किसी 2 पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, पोटेंशियल क्या हो जाता है? सेम। सेम। अगर आइडियल वायर से कनेक्ट किया और उसके बाद आप लेते हैं और आपकी लाइफ हो गई बहुत इजी। आगे बढ़ूं?
Yes, sir. तो नोट कर लिया, कर रहे हैं। Sir. नोट करिए जल्दी से। अच्छा, मैं मूव। Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में किसी में, आप इसका मुझे आंसर बताओ जल्दी से। कह रहा करंट जो आ रहा है यहाँ से 0.25 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ पे यहाँ से कितना करंट आ रहा है, 0.25 एम्पियर का करंट आ रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस आर की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। आप देख सकते हो कि 3 रेजिस्टेंस सीरीज में कौन कौन से, सॉरी 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में कौन कौन से हैं, 60 वाला, 20 वाला और 10 वाला। पैरेलल में क्या, तो 60 क्योंकि देखो 20 दोनों इनका parallel एंड है। कॉमन है, तो दोनों के कॉमन पॉइंट। कॉमन एंड है, तो कॉमन पॉइंट है तो पैरेलल हो गया। तो पैरेलल को तुम कंबाइन करके एक बना लोगे, यस सर। R1 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यस सर। तो आप, मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको ना, तो इसका मतलब आपको, अच्छा करंट देखो बेटा, वोल्टेज कितना दे रखा है 12 ओम और करंट कितना फ्लो कर रहा है 0.2 ओम। तो क्या तुम सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो क्या, वो क्या Yes, sir. होगा, R = V/I। V/I का मतलब क्या होगा, वोल्टेज कितना 12 और 0.25, तो ये ऊपर गया इंटू 100 48 आ जाएगा। क्या जाएगा। तो इसका मतलब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना, 48 ओम। 48 ओम पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है। तुम जरा इसको कंबाइन करके मुझे बताओ कितना आ रहा है, 1/60 + 1/20 + 1/10। बताओ जरा इसकी वैल्यू कितनी आ रही है पैरेलल वाले की। यस, एक लड़के ने आंसर भी दे दिया, कामनी शर्मा ने। तो आंसर एलसीएम में ले लिया मैंने 60, 123 जा 10 6 जा, ऊपर से मुझे आ रही, तो ऊपर क्या आएगा 10/60, तो 6 आ 1 आ रही, तो आर की वैल्यू 6 आ गई क्या। यस सर 6 आएगा। Yes. इसका मतलब तीनों को मिला के कितना ओम बनेगा, 6 ओम। 6 ओम। अच्छा, तो अब मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, ये हो गया आर और इस तीनों का हटा के मैंने कितना लगा दिया 6 का, और यहां से मेरे पास बैटरी लग गई 12 की, बैटरी लग गई 12 वोल्ट की, करंट कितना गया 0.25 ओम और ये आर है। अच्छा, टोटल कितना होना चाहिए 48, ये कितना हो गया 6, तो आर कितना बचा 42। 42 आ गया क्या, Yes. 42 आया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। समझ में आया क्वेश्चन, Yes, sir. Yes, बहुत sir. इजी क्वेश्चन था, यस बहुत सर। इजी था क्या, Yes, sir. पक्का। हाँ जी। चलो अब हाँ मैं जी। इसी क्वेश्चन में चेंज करने वाला हूँ, देखता हूँ कितना इजी था और कितना आप समझे। चैलेंज लेने को तैयार हो जाओ तुम लोग। इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा काम करें, इसको नोट कर लीजिए। तो मेरा आर जो आएगा वो आएगा 42 ओम। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस सर्किट में मैंने यहां से लेके यहां तक बीच में एक आइडियल वायर लगा दिया। अब बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। अगर मैं यहां से बीच में एक आइडियल वायर लगा दूं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर नाउ। अब क्या होगा, कौन बोला, जरा नाम देखे तो। भाग्यवन कौन है ये स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट। कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं ना तो ज्यादा मुझे कमेंट में भी लिख दिया करें अपने आंसर को बताने के बाद, कमेंट बॉक्स में तो नाम दिखता रहता है। ओके ओके, राधिका, दीपिका, यू आर करेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा, गुड। शुभम, वाओ, अविनाश भी सही आ रहा है मामला इसका। चलो बताओ अविनाश, तुमने क्या किया क्वेश्चन में, कैसे तुम बोल रहे हो कि जो तुम्हारा आंसर है, क्या तुमने किया, जल्दी बताओ वरना मौका किसी और को दे देंगे हम। चलो अविनाश शर्मा रहा है बेचारा। ओके शुभम, बताओगे तुम क्या, कैसे तुम्हारा आंसर आ रहा है शुभम। से पहले 48 आ रहा था, हाँ ठीक है, बट आगे अभी आइडियल वो वायर लगा दिए तो आगे से वो पास नहीं होगा, तो 6 वाला तो एग्जैक्टली, बहुत अच्छा, इनके लिए ताली बजा दीजिए, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। आप जो थंबम, क्योंकि आइडियल वायर है बेटा, तो अगर मैं यहाँ बोल दूं पॉइंट नंबर ए और ये पॉइंट नंबर बी, तो क्या ए और बी का पोटेंशियल सेम हो गया। Yes, sir. तो क्या Yes, करंट sir. आगे इसमें करंट होगा क्या, नो सर। No, तो sir. करंट नहीं होगा, इसका मतलब करंट, इसका मतलब ये 60 20 और 10 ये लुल्ल हो गए, खत्म हो गए, यस सर। Yes, यस सर। इनका कोई काम बचा,
नो सर। ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में पेट में एक अपेंडिक्स होता है, ठीक है, जिसका कोई काम नहीं होता, उसको ऑपरेशन करके निकाल देते हैं। यस सुना है कि सर। नहीं? सर तो मैंने भी ये आपको किया था मैसेज सेंड। अच्छा मैसेज सेंड किया था बेटा, जैसे तुम अभी बोलो तब भी बोल देते, क्योंकि आइडियल वायर लगी है। तो अब इसका मतलब करंट यहां से आएगा और यहां से निकल के वापस आएगा। इसका मतलब सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस सर्किट में, दैट इज आर, और आर की वैल्यू कितनी निकाली आपने? V अपॉन आई, हाउ मच? 48 ओम इज द करेक्ट आंसर। वाह क्या बात है, क्या बात, 48 ओम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो सभी को समझ में आ गया, आइडियल वायर ने शॉर्ट कर दिया। ओके चलो आगे, इसका आंसर बताओ। अब इसमें आप देखो कि दो वायर, अभी ये समझ लो 10th क्लास के लेवल के क्वेश्चन है, अभी तो मैं आपको 12th क्लास के क्वेश्चन अगली क्लास में कराऊंगा। कह रहा है एमीटर की रीडिंग अगर 2 एम्पियर है तो आर की वैल्यू क्या होगी? इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता बेटा, 10th क्लास का क्वेश्चन है ये। अगर एमीटर की रीडिंग 2 एम्पियर है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? ठीक है, अविनाश ने आंसर दिया है और सही आंसर दिया, सबसे पहले दिया है। यार पता है जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लास में रहते हैं तो एक कंपटीशन बना रहता है ना, कि कौन आंसर दे रहा है कौन आंसर नहीं दे रहा है। यस सर। तो आपको, अच्छा आपको चैट बॉक्स में दिखता है क्या कौन कौन मैसेज कर रहा है? आर यू एबल टू सी दैट? नो सर। आपको नहीं दिखता? अब दिख रहा है क्या? सर वो मैसेज एवरीवन में करना तो पड़ेगा अगर तब वो एवरीवन में करेंगे तभी अबे दिखेगा। बेटा एवरीवन करते तो तुम लोग बदतमीजी करने लगते हो, आपस में बात करने लगते हो, तो हमको बेवकूफ समझोगा? यस हैं? सर। हमें पता है सब क्या होता है फिर। नहीं सर सुनो, एक ऑप्शन हाँ होता है उसमें एवरीवन और होस्ट होता है, मतलब सिंगल मैसेज नहीं होता उसमें, एवरीवन को ही होते हैं या तो फिर होस्ट को ही होते हैं। हाँ क्या बताइए, फिर से बताइए जरा, मेरे में तो नहीं आ रहा है वो। नहीं नहीं सर, एक सर, में जो होस्ट फिर लगी आपने थी ना 2 सर। मिनट पहले नहीं किया था हाँ सर, वही कर दो, मतलब वही उसी में होंगे ओनली एवरीवन, मतलब सर डायरेक्ट अभी वही मैसेज। है, अभी वही है सर, अब नहीं, मतलब सिंगल मैसेज नहीं जाएगा, एवरीवन पे अच्छा जाएगा और अच्छा, आपको क्या बात है जाएगा। यार, हो गया तुम अच्छा इस एवरी, यार तुमने तो आज एक नई चीज, अगर हम एवरी वन करेंगे इसका मतलब सबको दिखाई देगा, लेकिन आप डायरेक्टली मैसेज नहीं कर सकते। यस सर, ऐसा यस सर, होगा। मतलब हम सिंगल मतलब पर्सन को नहीं मैसेज कर सकते ना, मतलब एवरीवन के पास जाएगा वो मैसेज। ओहो, सबके पास जाएगा। यस सर, पर तो मतलब हम फिर तो करेंगे फिर तो तो तभी वो दिखेगा। अच्छा, फिर पर्सनल चैट नहीं हो पाएगा है? नहीं सर, तब डायरेक्ट मैसेज। सीधे चलो आंसर कॉपी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? आंसर कॉपी सबको हो दिख जाएंगे। जाएंगे तब वो फिर तो पकड़े करेंगे जाओगे तो ना, मैसेज। क्या हो रहा है, मेरे पास भी आ जाएगा क्या? यस सर, सबके पास आएगा फिर वो तो। अब तो सही है बेटा, मैं अभी मैंने एक दो लड़कों को पकड़ा है क्लास में, गलती से उनका मेरे पास आ गया था, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उसी के बाद मुझे, चलिए ठीक है इसको, तो देखिए बेटा ये दोनों पैरेलल में इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ रहा है क्या? यस सर 2 ठीक है, 1/R1 Yes, आप इसको sir. करेंगे और टोटल करंट कितना? 2 एम्पियर, सर 3। वोल्टेज कितना है? तो आर कितना होना चाहिए? V/I, यानी 6/2 ओम 3 ओम, टोटल कितना होना चाहिए? 3 ओम, एक ये होगा 2 ओम, तो ये कितना बचा? 1 ओम, 1 ओम इज द 1 करेक्ट, ओम। यस 1 सर। ओम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है चलो आगे बढ़ो, इसका आंसर बताओ। कह रहा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बताओ। तुम्हें 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में दिख रहे हैं? यस सर। Yes, फिर अच्छा उसके तो sir. होता बाद है, अच्छा देखो बेटा जब इक्वल रेजिस्टेंस होता है तो उसको डिवाइड कर देते हैं क्या? 10th क्लास में पढ़ा यस होगा ना, सर। अगर पैरेलल होता है, अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस इक्वल होते हैं, मान लो सब 10 के लगे हुए, तो आप क्या करते हो? R/N कर देते हो, और अगर सीरीज में सारे बराबर है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो, है ना? तो यस आप सर। देखेंगे 6 को आप क्या बना सकते हो? 6 भी, यानी 6/2 3 आ जाएगा, यस सर। और फिर 3 का 1/1.5 आ जाएगा, है कि नहीं? तो यस पहले सर। 6 को 6/2 क्या 3, और फिर 3 का कितना हो गया? 1.5, और फिर सर 4 ओम। 1.5 और 2.5 सीरीज में आ जाएंगे, जो कि कितना 4 हो ओम। गया? 4 ओम। इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 4 ओम। और वोल्टेज कितना होता है बेटा? इसका मतलब ए और बी के बीच में
अगर मैं सारे रेजिस्टेंस को हटा के एक रेजिस्टेंस लगाऊं तो क्या 4 ओम का लगा सकता हूँ? यस सर। और करंट कितना फ्लो करना है इसमें? 2 एम्पियर। तो वोल्टेज कितना हो गया? V इज इक्वल टू आई आर, 8 वोल्ट आ 8 जाएगा। वोल्ट आ गया। V इज इक्वल टू यानी 1 इज द करेक्ट आंसर। तो 4 ओम एंड 8 वोल्ट। अभी आसान आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, कॉपी में जरूर नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जेई में ये आपको दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ जेई मीन्स, बिल्कुल बेसिक पे पूछा गया है। कह रहे हैं इन द गिवन फिगर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द 5 किलो में, इसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा होगा इन मिली एम्पियर में बताना है। और ये के का मतलब होता है किलो, किलो का मतलब होता है 1000। ध्यान से देखो सब कुछ, ध्यान से देखो, बहुत आसान है बेटा, बहुत ही आसान है। तो क्या आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं, पैरेलल सीरीज देखकर। टेल मी द आंसर। व्हाट इज द आंसर? अभी तक एक भी आंसर नहीं आ रहा बेटा मेरे पास। नियर 20, 21, 25, 30 तक आंसर आ रहा है। ओके, सॉल्व करिए ईमानदारी से। एक चीज मैं आपको ध्यान दिला दूं, आप ये देखेगा बैटरी के अंदर भी रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम का, इसको मत छोड़ देना। बैटरी इज ऑल्सो हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम, डोंट इग्नोर दिस। ओके, क्या हुआ, सब लोग चले गए, गायब हो गए क्या? नो सर। नो सर, तो इतना टफ प्रॉब्लम तो है नहीं बेटा। देखो ये क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या होता है, तीनों इक्वल है तो R/n कर दो, 3/3 कर दो इसको। यस सर। यस ये सर। क्या है 1। 1 अब ये देखो 5 और 1 6 और 1 7 हो गया। मतलब क्योंकि ये तीनों सीरीज में आ जाएंगे ना, आप जब इसको कंबाइन करके एक बनाओगे 1 किलो ओम का एक सिंगल बना दोगे। और ये बैटरी के अंदर भी एक रेजिस्टेंस है 1 किलो वोल्ट का, जो कि आप जो है बैटरी के अंदर भी एक है। ये कितना होगा 5 का, ये 1 का, ये 1 का, मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 7 किलो ओम। 7 किलो ओम। यस सर। किलो का मतलब होगा 7000 लिख सकता हूँ। आपने क्या किया, आई पूछा करंट, करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू V/R। वेरी सिंपल प्रॉब्लम इज दिस। वोल्टेज कितना 21 वोल्ट अपॉन 7000। हाउ मच आर गेटिंग बेटा? 3 आ जाएगा ना, 3 अपॉन 1000 यानी 3 इंटू 10⁻³ और 10⁻³ को मैं क्या लिख सकता हूँ, मिली, तो ये आ गया 3 मिली एम्पियर। सो द करेक्ट आंसर विल बी 3 आएगा इसका आंसर। ओके, बस ध्यान देना था कि 1 किलो ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमारे पास खड़ा है। ओके, नाउ आई मूव ऑन टू द, चलिए, अरे यार क्लास का टाइम हो गया क्या? ओहो, क्लास ओवर, मुझे पता ही नहीं चला क्लास खत्म हो गई। हमें भी नहीं चला पता। सर हमको यार मैं तो सोचा अभी चलो 5-6 क्वेश्चन और करते हैं। चलिए, द नेक्स्ट टीचर में भी वेटिंग फॉर यू। मैं अगला पीरियड नहीं ले सकता, मेरे अधिकार में नहीं है। तो अगली क्लास में बेटा हम किरचॉफ्स लॉ करेंगे। क्या करेंगे? किरचॉफ्स लॉ। तो जब भी मेरी नेक्स्ट क्लास होगी, कल तो आज तो इस वीक की लास्ट क्लास थी, तो अब ये समझिए कि हम इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। हमें बस क्या करना है, 2 या 3 लेक्चर लगेंगे इसको कंप्लीट करने। कल अनफॉर्चुनेटली हमारा एक लेक्चर मिस हो गया, क्या ही कर सकते हैं, लेकिन मजा आई थी ना आपसे इधर उधर की बात करके। यस सर। ठीक है, तुम लोग को तो आएगा। ओके, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ऑल द बेस्ट।